अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ 5390 बर्मिंघम एयरपोर्ट से सुबह 8:20 पर उड़ान भरती है, जिसकी डेस्टिनेशन है मेलागा, स्पेन। इस तैयारे में 81 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे और टिम लैंकास्टर फ्लाइट को लीड कर रहे थे, जो एक तजर्बाकार पायलट थे। परवाज़ अपने मखसूस ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। सुबह 8:33 पर उड़ान के सिर्फ 13 मिनट बाद तैयारा 17,300 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया और पायलट टिम लैंकास्टर ने अपनी सीट बेल्ट उतार दी और रिलैक्स करके बैठ गए। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। सिर्फ 1 मिनट बाद कॉकपिट की लेफ्ट साइड की विंड स्क्रीन अचानक फट गई और कॉकपिट के अंदर हवा का दबाव अचानक कम हो गया और हवा की तेजी ने पायलट टिम को बाहर की तरफ खींच लिया, लेकिन तंग जगह की वजह से उनकी टांगें अंदर की तरफ फंस गईं। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल, जो कैबिन में ही मौजूद थे, उन्होंने फौरन कैप्टन टिम की टांगें पकड़ लीं और इन्हें अंदर रखने की कोशिश की। लकीली एयरक्राफ्ट इस पूरी सिचुएशन में स्टेबल रहा क्योंकि ऑटो पायलट ऑन था, लेकिन विंड स्क्रीन फटने के बाद वायलेंट टर्बुलेंस की वजह से ऑटो पायलट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो गया और फौरन फर्स्ट ऑफिसर एलेस्टेयर एचिसन ने त्यारे का कंट्रोल संभाल लिया और त्यारे को एहतियात और महफूज तरीके से कम ऊंचाई पर लेकर आए ताकि इमरजेंसी लैंडिंग तक क्रू और पैसेंजर्स के लिए हवा में सांस लेना आसान हो, जबकि कैबिन क्रू ने कैप्टन टिन को संभाला हुआ था। 8:35 पर फर्स्ट ऑफिसर एलेस्टेयर एचिसन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ राब्ता किया, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफिसर को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन की वजह से कॉकपिट में एक जोरदार शोर पैदा हो गया था, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफिसर को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनने में मुश्किल हो रही थी और इधर एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इनका मैसेज सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। फर्स्ट ऑफिसर को इस हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हर चीज़ को बहुत सही तरीके से मैनेज करना था क्योंकि इन्हें सिर्फ लाउड नॉइज़ का इशू का सामना नहीं था, बल्कि एक तरफ कैप्टन टीम की आधे से ज़्यादा बॉडी बाहर की तरफ लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मर चुके हैं, और दूसरी तरफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो 2 पायलट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और हर पायलट के अपने टास्क होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर एलेस्टेयर के लिए ये सिंगल पायलट ऑपरेशन बन गया था, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, और मुश्किलों में इजाफा करने के लिए शदीद सर्दी और तेज़ हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान फर्स्ट ऑफिसर एलेस्टेयर का काल्म बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म ने इनका बहुत साथ दिया। उन्होंने जहाज़ की रेडियो सिस्टम के जरिए पैगाम पहुँचाने की कोशिश की और एटीसी को फौरी तौर पर इमरजेंसी डिक्लेयर की, यानी मेडे का पैगाम भेजा, जो एविएशन में सबसे बड़ा इमरजेंसी सिग्नल होता है, और वो इंतहाई पुरसकून रहते हुए बार बार इस मैसेज को दोहरा रहे थे और बता रहे थे कि इन्हें हंगामी तौर पर नियरेस्ट एयरपोर्ट, जो कि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट है, वहां पर लैंडिंग की इजाज़त दी जाए। फाइनली जब एटीसी ने फर्स्ट ऑफिसर का इमरजेंसी मैसेज सुना तो उन्हें फौरन नियरेस्ट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया और दिगर तैयारों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ रूट्स पर भेज दिया ताकि इस फ्लाइट 5390 को उतरने में क्लियर रूट मिले और कोई डिले भी ना हो। फर्स्ट ऑफिसर एलेस्टेयर एचिसन के हाथ सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी जहाज को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। जहाज में मौजूद मुसाफिरों और अमले की जानें उनके हाथ में थी, लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी था और वो था लैंडिंग। कॉकपिट में हवा के दबाव, शोर और शदीद सर्दी के बावजूद वो पूरी तवज्जो के साथ जहाज को नीचे ला रहे थे। आखिरकार रनवे इनकी नज़र में आया। फर्स्ट ऑफिसर ने एहतियात से स्पीड और एंगल दुरुस्त किया क्योंकि वो जानते थे एक भी गलती तबाहकुन हो सकती है। उन्होंने जहाज को रनवे के साथ अलाइन किया और स्पीड ऑफ फ्लैप्स को एडजस्ट किया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फर्स्ट ऑफिसर ने त्यारे को महफूज तरीके से एयरपोर्ट पर उतार लिया। इमरजेंसी सर्विसेज तैयार थी और जैसे ही त्यारा रुक गया वो फौरी तौर पर मदद के लिए दौड़े। कैप्टन टिम लैंकास्टर, जो इस सिचुएशन के दौरान जहाज से बाहर लटके रहे, इन्हें फौरन अंदर की तरफ खींचा गया। ऐसा लग रहा था कि ये मर चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा थे, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट और ट्रॉमा का सामना था। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। लेकिन अब उस मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस जहाज की विंड स्क्रीन फटने की मेन रीजन थी क्या, और ये रीजन जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि प्लेन की कॉकपिट की विंड स्क्रीन सिर्फ बाहर का मंजर दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये अंदरूनी दबाव और बाहर की हवा के कम दबाव के दरमियान बैरियर का काम करती है। जब प्लेन 30,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर होता है तो प्लेन के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है। इस कैबिन प्रेशर को बर्दाश्त मेंटेन करने के लिए विंड स्क्रीन को बहुत मजबूती से लगाना जरूरी होता है।
اب اس واقعے کے بعد یوکے کی ایئر ایکسیڈنٹس انویسٹیگیشن برانچ نے فوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کی۔ انہوں نے طیارے کے فزیکل کمپوننٹس اور مینٹیننس ریکارڈز کا جائزہ لیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا اس واقعے سے پہلے ونڈ سکرین کو معمول کی مرمت کے دوران بدلا گیا تھا، اور ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ مرمت کرنے والے ٹیکنیشین نے غلطی سے چھوٹے بولٹس کا انتخاب کیا تھا۔ اصل سائز کی بجائے انہوں نے وہ بولٹس استعمال کیے جو 0.026 انچ چھوٹے تھے۔ استعمال کیے گئے 90 میں سے 84 بولٹس چھوٹے تھے۔ ٹیکنیشین جو بہت زیادہ تجربہ کار تھا، اس نے مینٹیننس مینول کو کراس چیک کرنے کے بجائے بولٹس کو ویژولی انسپیکٹ کیا، اس وجہ سے غلط سائز کے بولٹس لگائے گئے۔ مزید یہ کہ کوئی سیکنڈ انسپیکشن اور کوالٹی کنٹرول چیک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ غلطی پکڑی نہیں گئی۔ ایئر کرافٹ میں استعمال ہونے والے بولٹس خاص طور پر بنائے جاتے ہیں اگر بولٹس کا سائز تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو، جیسا کہ اس واقعے میں صرف 0.026 انچ کا فرق تھا، تو وہ ایک کمزور گرفت بناتا ہے جو مسلسل دباؤ کی وجہ سے مزید ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور یہی اس فلائٹ 5390 میں ہوا اور ونڈ سکرین پینل فریم سے الگ ہو گئی۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کیا چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔